नमस्कार, आपका जन सदन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। देश की शीर्ष सत्ता पर मोदी सरकार को राज करते हुए 8 बरस बीत चुके हैं। इन 8 वर्षों में मोदी सरकार के नाम जहां कई उपलब्धियां रही हैं, तो कई चुनौतियों का सामना भी मोदी सरकार को करना पड़ा है। यानी कि मोदी सरकार के आगे कई समस्याएं, कई मुंह बाएं उनके सामने खड़ी रही। लेकिन सवाल यही है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश को मिला क्या है। सिलसिलेवार आपको मोदी सरकार के उन कामों से रूबरू कराता हूं जिन कामों को मोदी सरकार ने अमली जामा पहनाया है। मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, नोटबंदी, जीएसटी, ट्रिपल तलाक और अनुच्छेद 370 यानी कि धारा 370 को खत्म करना। इसके अलावा सीएए, एनआरसी, कोविड के दौरान तालाबंदी, टीकाकरण अभियान, नीति आयोग, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, कृषि कानून की घोषणा करना और फिर उस कानून को वापस लेना, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, इन तमाम कानूनों और इन तमाम योजनाओं को मोदी सरकार ने अमली जामा पहनाया है। लेकिन साल 2014 से मोदी सरकार जिस रास्ते पर चली है उसके कई गंभीर परिणाम भी सामने आए हैं। चाहे वो नोटबंदी का रास्ता हो, चाहे वो जीएसटी का रास्ता हो, कृषि कानून का रास्ता हो या फिर सीएए और एनआरसी का रास्ता हो। इसके अलावा तालाबंदी जैसा मजबूत फैसला भी मोदी सरकार के नाम पर जाता है। इसके अलावा तमाम विपक्षी दलों ने दिल्ली दंगों का कलंक भी मोदी सरकार के माथे पर ही मढ़ा है। लेकिन इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद अवाम मोदी सरकार को के कामों से कितनी खुश है और कितनी नाखुश है, इसी विषय पर हम हमारे साथ में बात करने के लिए तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए सीमा डोरा जी हमारे साथ में जुड़ी है। मैडम, आपका बहुत स्वागत है। महेश जोशी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। नितिन जोशी जी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष है। तीनों मेहमान का मैं बहुत शुक्रिया करता हूं। सीमा डोरा जी, आपके पास आना चाहूंगा। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद भी मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कौन से ऐसे काम है जो मोदी सरकार को करने बाकी है, क्या योजना है? हाँ, जैसे कि आपने इतनी सारी योजनाएं हमारी खुद ही बता रही हो, बहुत प्राउड फील हो रहा था मुझे जब आप बता रहे थे और सबके सब इम्प्लीमेंट हुई और सक्सेसफुल रही। मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि उन्होंने ये काम किए हैं जी। तो जब आप बता रहे हो तो इसका मतलब सत्यता है, अगर सत्यता है तो इसका मतलब सक्सेसफुल हमारी रही 8 साल। लेकिन तो उन योजनाओं को लेकर, कानून को लेकर आरोप भी लगे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आरोपों से बची हुई है। आरोप तो सीता पे भी लग गए और कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। अगर लोगों ने सबको अच्छा अच्छा बोल दिया तो फिर दुनिया कैसे रह गई, फिर राजनीति कैसे रहेगी। राजनीति में तो लोग टांग खींच के ही तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जब इतना कुछ कर दिया तो कुछ कहने को बाकी नहीं है ना विपक्ष के पास, तो इसलिए दोषारोपण करते रहते हैं। अब विपक्ष बताए कि जब विपक्ष से हमने सरकार ली थी यानी कि 2014 में जनसंख्या मात्र 26 करोड़ 72,13,000 और आज 140 करोड़ जन, उनका भी भरण पोषण भी हो रहा है अच्छे से। उसमें कोविड भी निकल गया, उसमें वैक्सीनेशन भी हो गई, उसमें जनधन योजना भी आ गई। उसमें लोगों के, जब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी आम जनता की यानी कि जिन लोगों के अकाउंट्स ही नहीं थे उनके अकाउंट भी खुल गए और अचानक उनके अकाउंट में धन भी आने लगा। उस कोविड काल में जब लोगों के पास एक रुपया की कमी थी, उस समय लगता था कि कहीं से कुछ मिल जाए, तो लोगों के अकाउंट्स में पैसा आने लग गया। कैसे चमत्कारिक सब कुछ हो गया, क्योंकि वो एक हमने उनको एक धर्म पुरुष माना कि योग पुरुष माना है। तो जैसे कि नहीं, उनके सब कुछ पहले से ही इंसान के अच्छे लोगों के पास ऐसी भावनाएं आने लग जाती कि ये सब कर लो क्योंकि ये सब हित में रहेगा, जनता के हित में रहेगा या संसार के हित में रहेगा। जैसे कि पहले आता था जो हमारे साधु सन्यासी होते थे, प्रकांड पंडित होते थे, इसी तरीके से जनधन योजना तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। तब बहुत इन्होंने हंसी उड़ाई, जनधन योजना चलाने का क्या फायदा है, उससे क्या मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका अकाउंट खुल के क्या करेगा। हमने उस हंसी कभी हमने आराम से सहते रहे कि कोई बात नहीं, समय आएगा तो इनको पता लगेगा। और वो समय आया। आप देखिए, वो महिलाओं हो या कोई भी हो, उनके अकाउंट्स में पैसा जाने लगा। तो ये सब कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। 1 रुपए में जल, सबके घर में जल पहुंचने लग गया। नल का अकाउंट जो थे वो चलने लगे 1 रुपीज में ओनली। स्वरोजगार योजना चला दी, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि हम रोजगार चला सकते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो थे, मैंने खुद देखा सर, लोगों ने मुझे वीडियोस बना के भेजे। मैंने बहुत वीडियोस बना के उनको कहा था कि आप लोग जो कोविड से
कोविड में आप लोग आ रहे हो अपने अपने स्वदेश में, यानी कि अपने अपने राज्यों में वापस आ रहे हो, तो वहां जाने के बजाय आप लोग अपने राज्य को प्रमोट करिए, अपने राज्य में क्लब करके कुछ ना कुछ अपना रोजगार चलाइए, स्वरोजगार योजना के। और बहुत सारे बच्चों ने चलाया, बहुत प्राउड फील होता है जब वो अपनी वीडियोस भेजते हैं कि हमने रिजॉर्ट खोला, हमने रेस्टोरेंट खोल दिया या हमने कुछ और खोला। तो ऐसी सब, ये सब किसने कराई? सब प्रमोशन मोदी जी ने दिया। आज जो लोग गाड़ी से चलते चलते कूड़ा फेंक देते थे, आज इतनी अवेयरनेस है कि अगर कोई जरा सा कूड़ा गिरा भी होगा ना तो लोग अपने से उठा के डस्टबिन में डालते। दिस इज अवेयरनेस एंड हु हैज गिवन? ये सिर्फ मोदी जी के कारण दी हुई है, मोदी सरकार ने ये सब करा। तो चाहे ये लोग माने या ना माने, लेकिन सत्यता ये है कि आज आपका देश उन प्रगतिशील देशों में गिना जा रहा है कि जिनकी रिस्पेक्ट होती है अंतर्राष्ट्रीय सर्कल में, और ये बात इनको स्वीकारनी पड़ेगी। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में महेश जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। महेश जोशी जी, मोदी सरकार के 8 साल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 8 साल के कार्यकाल में सरकार ने नोटबंदी जैसे फैसले लिए। आज देखिए जीडीपी दर जो है भारत की वो काफी कम हो गई है। महंगाई से आम जन त्रस्त है। सरकार का 8 वर्ष का कार्यकाल पूरी तरह से विफल रहा है। केवल समाज में भ्रांतियां फैलाई जा रही है, धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा है। जी बिल्कुल। सीमा जी, धर्म के नाम पर बांटने का आरोप बार बार आपकी सरकार पर लगा हो। शुरुआत से ही आपकी सरकार पर ये आरोप लगते आ रहे हैं कि आपकी सरकार ने धर्म के आधार पर लोगों को बांटा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? बहुत दुख होता है मुझे ये सब सुन, बहुत दुख होता है। जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए वो आज आके इतने सालों बाद मोदी सरकार को वो काम करना पड़ा जो काम इनको वाकई करना चाहिए। जब देश का विभाजन हुआ तो स्पष्ट शब्दों में उस समय बाबा जी ने कहा था, अम्बेडकर जी ने, कि आप संविधान बना रहे हो, देश का बंटवारे कर रहे हो, तो मुस्लिम और हिंदुओं को अलग अलग कर दीजिए तो सुख और शांति दोनों तरफ रहेगी। तब ये नहीं माने, इन्होंने 23% जो थे हिंदू पाकिस्तान में छोड़ दिया और वहां से हम बहुत सारे अनगिनत मुसलमान थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने धारा 370 बनाई भी नहीं थी। जब बंटवारा हो रहा था तब बाबा साहब ने इस बात की टिप्पणी नहीं की और ना ही धारा 370 बाबा साहब ने बनाई थी। नहीं, संविधान तो बाबा साहब ने लिखा था। संविधान तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, बाबा साहब ने लिखा था, लेकिन जब डिस्कशन हुआ तो बाबा साहब ने बोला था, उसके उनकी किताब में लिखा हुआ, उन्होंने बोला था कि मैं नहीं चाहता हूं कि अगर राष्ट्र के बंटवारे हो, पहले तो राष्ट्र के बंटवारे ही नहीं चाहते थे, और अगर बंटवारे हो तो बिल्कुल शुद्धता से हो कि हिंदू एक तरफ हो जाए, मुस्लिम एक तरफ हो जाए। लेकिन तब नेहरू जी नहीं माने। पहली बात तो बंटवारे क्यों हुए? बंटवारे इसलिए हुए कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए उन्होंने देश के बंटवारे कर दिए। और अगर देश के बंटवारे करे तो उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र और एक मुस्लिम राष्ट्र क्यों बनाया? अगर मुस्लिम राष्ट्र एक बन गया तो दूसरा हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बना? नहीं साहब, क्वेश्चन में आई, मैं बता दूं आपको। अब अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना और उसमें रह गए तो मुसलमान तो मल्टीपल हो गए और हिंदू उतने नहीं हो पाए। आज अगर आप अल्पसंख्यक की बात करते हो, मैं कहती हूँ सेकंड मेजोरिटी तो मुसलमान है। किस तरह के अल्पसंख्यक की बात आप बार बार एक बात को बोलते रहते हैं। दूसरे आप धर्म की बात करते हो, देखिए सुनिए, अपने धर्म को सुनिए। आज तक ये लोग इतने साल तक अपने मदरसों पे धर्म की शिक्षा देते रहे और हमको बोला कि नहीं वही 30 है, इन्होंने ही लागू करी। सुनिए, ये तो मुसलमान लोग जो अपने धर्म के सुनिए सीमा डोरा जी, महेश जी का बिल्कुल, महेश जी का पक्ष भी अपन सुन लेते हैं। आपने तमाम आरोप लगाए हैं, देश का बंटवारे का आरोप भी आपने कांग्रेस सरकार के माथे पर मढ़ दिया है। सुनिए महेश जी जवाब दीजिए। ऐसा है, आजादी की लड़ाई में किसने भाग लिया? उसमें हिंदुओं ने भी लिया, मुसलमानों ने भी लिया, सिख ने भी लिया, ईसाइयों ने भी लिया। हर धर्म के लोग आजादी की लड़ाई में शामिल थे। आप किस तरह से मुसलमानों को नकार सकते हैं इस मामले में? आपने नकारा, खाली इन संघियों का इसमें कोई हाथ नहीं था। इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों की चापलूसी की, जो सत्य है इतिहास है। आजादी की लड़ाई में किसने भागीदारी की वो सब इसका इतिहास है। इतिहास पढ़िए, उसके बारे में जानकारी रखिए। उसमें क्या आप लोगों का क्या रोल था? आज भी हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। आज भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम बता दो जिसने आजादी की लड़ाई में उसका योगदान है। एक नेता का नाम बता दीजिए जिसका आजादी के संग्राम में योगदान है। एक का नाम बताइए ना। आप लोगों ने तो केवल अंग्रेजों की गुलामी की है, इसका इतिहास है।
आपका आजादी के क्या आपका भागीदारी थी, वो सबको पता है जी। सुनिए, आज आप देश को नफरत के जहर में घोल रहे हो। आप बोलते हो सर, आप विकास की बात नहीं करते, ठीक है। हिंदू मुसलमान के नाम पे आज नहीं पूरा देश को जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जनता पार्टी के राज्य में ही देश सबका है, देश सबका है, ये सबका है। इसमें हर धर्म, हर जाति, हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं। समान अधिकार होना चाहिए, समझिए, समानता का ही लागू होना चाहिए। आपने खाली विकास की बात नहीं करते, आप गरीबी की बात नहीं करते, स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करते, रोजगार के बारे में बात नहीं करते। केवल आपका हिंदू मुसलमान यही आपका एजेंडा है। समान नागरिकता अभियान क्यों नहीं चलाने देते हो? समान नागरिकता पे आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? क्यों नहीं जनसंख्या लागू करने के लिए एक्सेप्ट करते हो उस चीज को? अच्छी चीजों को क्यों नहीं स्वीकारते? हमने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं कहा, हमने सिर्फ ये कहा कि दोनों को समान अधिकार मिलने चाहिए। कभी जरा पढ़िएगा कि देखिए सीमा जी, समान अधिकार सभी को है। आप बाबा साहब अम्बेडकर को कोट करके एक बात कह रही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा और उन्होंने इस बात का विरोध भी किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 14 में समता का अधिकार हम सबको दिया है, राइट टू इक्वालिटी, सभी को राइट, मतलब इक्वालिटी का राइट है, समानता का अधिकार है। चलो इस बीच में आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। तमाम मोदी सरकार ने बड़े बड़े काम किए हैं, एक काम उनका ये भी है नोटबंदी का। नोटबंदी कितनी सफल हुई ये भी हमको गिनना जरूरी है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम लगता है कि इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन नुकसान भी नहीं हुआ अगर बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। जब आरबीआई की इस पर हाल ही में रिपोर्ट आई है सीमा जी, हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि जो जिस उद्देश्य को लेकर नोटबंदी की बात कही गई थी और जिस उद्देश्य को लेकर नोटबंदी करी गई थी उसका उद्देश्य थोड़ा विफल होता जा रहा है। हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट आई है, जो जाली नोट की जो तस्करी थी वो बेतहाशा बढ़ी है और राज्य दर राज्य अगर हम इसकी तस्दीक करें या इसका आंकड़ा जुटाएं तो राज्यों में तो और भी कंडीशन खराब है। इसको ऊपर भी क्या सरकार ने क्या किया है कालाबाजारी रोकने के लिए? नहीं, कालाबाजारी रोकने के लिए ही हमने नोटबंदी करी थी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं। नोटबंदी की कालाबाजारी रुकी नहीं है सीमा जी। जी, रुकी नहीं है, लेकिन इनके टाइम में तो बहुत ज्यादा कालाबाजारी थी, बहुत ज्यादा इनके यहाँ जो थी, इन लोगों ने घोटाले थे, भाई भतीजावाद था, परिवारवाद था। राजनीति में तो परिवारवाद से ही आज भी नहीं हट सके। इतना कुछ होने पर भी इतना कुछ लोगों ने बोला, मोदी सरकार ने भी बोला और आम जनता भी कह रही है कि परिवारवाद से हटिए, राजनीति में सिर्फ परिवार ही रह गया। परिवारवाद की भट्टी में तो तमाम राजनीतिक दल जले हैं। हमारे यहाँ नहीं जो परिवारवाद की जो भट्टी जली है इसमें तमाम राजनीतिक दल जले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना सही है सीमा जी? यहाँ तक ये सही है सर। देखिए, हाथ कंगन को आप, ठीक है, आप तो सामने दे रहे हैं, प्रत्यक्ष उदाहरण है आपके पास कि नेहरू जी से सत्ता ली तो इंदिरा गांधी जी ने ले ली, इंदिरा गांधी जी से सत्ता ले तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। इसके अलावा कुछ होता है क्या? गांधी के अलावा कुछ है कांग्रेस में? क्या नेता नहीं है क्या? सब कुछ अच्छे नेता भी हो, लेकिन सबको सप्रेस कर दिया जाता है बिकॉज ऑफ दीज गांधी। क्यों? हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। मोदी जी को कौन जानता था? मोदी जी एक साधारण इंसान, एक साधारण नेता से आज प्रधानमंत्री बने। योगी जी तो बेचारे एक इतने अच्छे जो थे वो स्टूडेंट थे। भाजपा में परिवार नहीं है तो परिवारवाद कहाँ से आएगा? उन्होंने कर दिया। भाजपा में परिवार ही नहीं तो परिवारवाद कहाँ से आएगा? योगी और आज वो जिनके परिवार है उसमें परिवारवाद होगा ना। देश के मुख्यमंत्री बन गया। आप तो रहने दीजिए सर, परिवारवाद के बारे में तो आप बिल्कुल कलंकित है। आपकी पार्टी कलंकित जिसको कहते हैं, कलंकित देश को आप भी हैं, कर दिया आप भी हैं, आप भी हैं कलंकित आप भी हैं। आप क्या भी परिवारवाद है? राजनाथ के बेटे नहीं क्या? बड़े आप यूपी में देखिए, राजनाथ के बेटे नहीं दिए जाते, 2 टिकट नहीं दिए जाते, कतई नहीं दिए जाते। इसके लिए हमने बड़े बड़े धुरंधरों को बाहर निकाल दिया जो इस बात से सौदा करना चाहते थे कि 2 टिकट दे दो, 3 टिकट दे दो, हमारे परिवार को टिकट दे दो। हमने कहा नहीं, अगर आपने रहना है तो एक परिवार में 1 टिकट मिले, सेवा करिए। राजनीति सेवा का दूसरा नाम है। सबको टिकट मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके यहाँ तो जितने लोग उतने टिकट, जितने परिवार उसमें जितने लोग उतने टिकट ले जाओ, क्योंकि आपको देश सेवा से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो राजनीति करनी है, और राजनीति का आज जो है नीति और रीति दोनों बदल गई। चलिए महेश जोशी जी से इसका सवाल का उत्तर ले लेते हैं। महेश जोशी जी, कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप आज से नहीं लगे हैं,
अगर हम इतिहास उठा के देखें या इतिहास के पन्नों को पलटें तो तमाम समय समय पर कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगे और आरोपों को समय समय पर कांग्रेस ने खारिज भी किए हैं। लेकिन आज फिर ये सवाल फिर उठ खड़ा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी जो है परिवारवाद की परिपाटी में पली बड़ी है। कांग्रेस ने नेता दिए हैं, कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू दिए, कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री दिए, कांग्रेस ने इंदिरा गांधी। सीमा जी अभी आरोप लगा रही थी कि जवाहरलाल नेहरू ने कुर्सी के खातिर देश का बंटवारा किया है। जवाहरलाल नेहरू का कितना बड़ा योगदान है, मोतीलाल नेहरू का कितना बड़ा योगदान है, ये बताइए कि इनके किस नेता का योगदान है? एक का नाम गिना दीजिए ना। वो सीमा डोरा जी बताएंगी। जिसने आजादी की लड़ाई में जो रहा हो, एक नेता का नाम बता दीजिए। कहाँ थे उस समय ये अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, यही काम था इनका। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने आजादी की लड़ाई में भागीदारी की हो। तब उस समय भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी नहीं थी। एक नाम बता दीजिए के नीचे एक नाम बता दीजिए। मैं बताता हूँ आपके किस नेताओं ने इतिहास पढ़िए सीमा जी, इतिहास पढ़िए, इतिहास है। आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। ने भी लड़ी है तो आप लोग तो झूठ बड़ी चतुराई से झूठ बोलते हो। आपके समय पे आपके बराबर राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। आप लोग राष्ट्रभक्त हो गए, बाकी तो सब ऐसी है। लड़ाई लड़ी है सिर्फ अहिंसा के दम पे। गलत आप लोगों ने कहा आजादी बिना असलियत में अहिंसा। एक नाम बताइए ना, गांधी जी के नेतृत्व में कितने लोगों ने, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सभी जाति धर्म के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। हमारे सैनिकों उसमें आपकी संघियों की कोई भागीदारी नहीं। संघ ने देश के साथ गद्दारी की है, गद्दार थे आप लोग। गद्दारी की है आप लोगों ने, गद्दारी की है। गद्दारों की लिस्ट में आपका नाम है, गद्दारों की लिस्ट में भाजपा संघियों का नाम है। सर मैं सुनना चाहती हूँ, एक बात बताना चाहती हूँ आपको। 1947 से 1977 तक, ठीक है, शिक्षा नीति इन्होंने सिर्फ एक पक्ष को दे दी। मैं फिर नाम नहीं लूंगी क्योंकि आप कहोगे कि हम जातिवाद फैलाते हैं। एक पक्ष को दे दी जिसने शिक्षा में सिर्फ इतिहास में ये दिखाया कि मुगल द ग्रेट, और ये हमें गलत पाठ हमारे बच्चों को, एक शिक्षिका हूँ इसलिए बोल रही हूँ, बहुत तकलीफ होती जब हम उसमें पढ़ते हैं। हमारे कहीं पर हमारे हिंदू राजाओं को नहीं दिखाया जाता, हमारे इतने स्वतंत्रता सेनानी से कहीं नहीं दिखाया जाता ढंग से। अगर दिखाया जाता है तो स्वर्णिम युग ऑफ मुगल सम्राट। अरे मुगल आके लूट पसाट करके आपके देश को चले गए और वो मुगल से ग्रेट थे। कहाँ से ग्रेट थे वो एक चोर आपके घर को आके लूटता है और उस चोर के आप अच्छे तरीके से अपने घर के बाहर लिख दोगे, इस चोर ने इतने साल तक मेरे घर को लूटा। ये प्राउड, आई एम फीलिंग प्राउड, वो इन्होंने करा। शर्म आनी चाहिए इनको, हमारे बच्चों को गुमराह कर दिया। शर्म आनी चाहिए, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज को कब्जा करके रखा। फिल्म इंडस्ट्रीज को इतने सालों तक यही दिखाते रहे कि जो एक पक्ष होता है वो बहुत ईमानदार होता है। 3-5 साल सीमा जोशी जी 8 साल से केंद्र में आपकी सरकार है जी। महेश जी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। महेश जी मैं सीमा जी से एक सवाल है, 8 साल से आपकी सरकार जो है केंद्र की सत्ता पर काबिज है। 8 साल में आपने शिक्षा नीति भी बनाई है, तो आपने उसको हटा क्यों नहीं दिया शिक्षणों से? जो आप अभी आरोप लगा रहे हैं कि मुगलों को पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता, आप हटा देते उसको, आपकी तो सरकार है ना। सर हटाना शुरू हो गया, आप चैप्टर्स देखोगे, हमने 2-3 चैप्टर्स को हटा दिए उसमें जी। सीबीएसई में शिक्षा पे हमने करा, हमने पूरे में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, चाहे वो कोई सा बोर्ड, हमने सीबीएसई लागू कर दिया। सब में एनसीआर। हम यहाँ पर मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल पर और 8 साल में जो काम किए हैं उन पर डिस्कशन करने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन मुद्दा कहाँ से कहाँ चला गया, सीधा मुगलों पर चला गया। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, मेरी बात सुनिए जरा, मेरी बात सुनिए। इतिहास है, इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। इतिहास अच्छा हो या बुरा हो, इतिहास इतिहास ही रहता है। समझ गए आप? आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। चीजें इतिहास में इतिहास ही रहता है, चाहे अच्छा है या बुरा है। काला पक्ष किसी भी चीज का इतिहास ही रहता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। रखा और आप लोग ये बच्चों को सिखाते रहे कि देख लो इस तरीके से लोग आके तुम्हारे ऊपर आक्रमण भी करेंगे और तुम्हें लूटेंगे भी। आपने ये नहीं दिखाया कि किस तरीके से हमने भगाया उनको, वो नहीं आप बताते रहे, उनका स्वर्णिम युग दिखाते हैं।
उनका गोल्डन एज दिखाते रहे। ये क्या क्या आपने बताया, उनकी गोल्डन एज, क्या गोल्डन पीरियड था उनका, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जो इंसान लूट के चला गया, औरंगजेब जिसने सारे मंदिर तोड़े, जो विदित है, इतिहास में लिखित है 63 के अप्रॉक्स। तो हम भी तो वही कह रहे कि इतिहास तो इतिहास ही है ना। इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं उसी को, उसका जिक्र नहीं करेंगे क्या? वो तो इतिहास है। आप गलत चीज, भाजपा का भी इतिहास है कि भाजपा ने क्या रोल रहा, क्या आजादी के लड़ाई में, आपका भी इतिहास है ना। कांग्रेस का, सुनिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास है, वेरी गुड, उसे कोई झुटला नहीं सकता है जी। गौरवशाली इतिहास कांग्रेस का। कितने गौरवशाली इतिहास सुनिए मेरी बात सुनिए, शुरू से लेकर आज जिस मोबाइल पर आप बात कर रहे हो, कांग्रेस की देन है जी। समझ गए? आप लोगों ने तो कंप्यूटर का भी विरोध किया था कि कंप्यूटर ने हमें गुलामी दी, आपको ये मानना पड़ेगा। आप लोगों ने गुलामी दी, कितना विरोध किया था कंप्यूटर का? आप लोगों ने देश को भ्रष्ट बना दिया, याद है आपको? आप लोगों ने आपने कंप्यूटर का कितना विरोध किया था, याद है? आज की तारीख में सूचना क्रांति के माध्यम से, सूचना क्रांति के माध्यम से कितना एक क्रांति आई है, हर चीज, हर क्रांति आई है। हिंदुस्तान का एक विश्व में एक नाम है सूचना क्रांति के द्वारा, जिसका लाभ प्रत्येक नागरिक को मिल रहा है। हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। आज देखो गुड़गांव आईटी का एक हब के रूप में बन गया है, जहाँ पे देश के करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है आईटी के क्षेत्र में, सूचना क्रांति के क्षेत्र में। यही नहीं, अगर इतने रोजगार आपने दे रखे थे तो आप ये कैसे कह सकते हो कि देश में बेरोजगारी कैसे हो गया? हमने सबको निकाल के फेंक दिया था क्या? कैसे कह सकते हो? जितने भी रोजगार दे दिया आप लोगों ने, रिटायर हुए उसके बाद नियुक्ति क्यों नहीं की है? उसके बाद नियुक्ति क्यों नहीं हुई है? आप सरकारी विभागों में नियुक्ति क्यों नहीं हुई? उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करना चाहता हूँ, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करना चाहता हूँ, कितने जो सरकारी विभागों में खाली पद पड़े हैं, उसमें नियुक्ति क्यों नहीं करते हैं? उसमें नियुक्तियाँ क्यों नहीं करते हैं? उसका जवाब दीजिए। आप देखिए देश की बेरोजगारी दर कितनी बड़ी है, सरकारी नौकरी तो इसके ऊपर बात नहीं करते आप। बेरोजगारी के ऊपर बात कीजिए। आप तो खाली हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, आपकी सरकार है, राजस्थान में आपकी सरकार है, वहाँ पर महंगाई, सुनिए मेरी बात सुनिए, बोलने से कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा महंगाई है, आप जिस हिसाब से आप बोल रहे हो तो बोलने से कुछ नहीं होगा। कर दिया सब कुछ, सुनना भी सीखे, अगर आप महंगाई सुनना भी सीखे ना, तो आप हमें बताइए ना, सुनने भी सीखे। मैं भी आपकी बात सुन रहा था, मैं भी आपकी बात सुन रहा था ना, मेरी बात सुनिए। एग्जाम्पल अब मुझे भी बोलने दीजिए ना, अब मुझे भी बोलने दीजिए। हम लोगों ने करके दिखाया, आप भी करके दिखा दीजिए यहाँ पर, तो हम बताएंगे ना आपको। हाँ भाई, आगे देखिए ना, आगे देखिए क्या किया आपने, बताइए क्या किया, क्या फॉर्मूला दे दीजिए। कोरोना के दौरान देखो कितने लोग मरे, आपको अगर इस तरह किसी गलती से मरे। कोरोना के दौरान जितनी मौतें हुई उसके जिम्मेवार कौन है? कोरोना के दौरान इतनी मौतें हुई उसके जिम्मेवार कौन है? सबको मेडिकेशन व्यवस्थाएं बाहर भी एक ऑक्सीजन का सिलेंडर आपने उपलब्ध नहीं करवा पाए तो क्या कराएंगे? शर्म तक नहीं आती इस चीज, शर्म आपको आनी चाहिए। सरकार में सीमा जी महेश जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। सीमा जी महेश जी, हमारे पास में समय का अभाव है, सीमा जी महेश जी हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए इस बहस को थोड़ा यही रोकना पड़ेगा। हाँ, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके कार्यकाल में जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं, लेकिन इसी बीच में सरकार कई मोर्चों पर फिसड्डी साबित भी हुई है। अभी महेश जी बोल रहे थे कोरोना के काल में जो देश की जनता ने जो विपदा भोगी है उसको हम झुठला नहीं सकते हैं, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि कई मोर्चों पर सरकार सफल भी रही है। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार जब 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल के नेता जो केंद्र में स्पष्ट बहुमत हासिल करके पहुंचे थे वो पहली मोदी सरकार ही है। और कांग्रेस को इतनी बड़ी करारी हार का सामना कभी नहीं करना पड़ा जो 2014 में उन्होंने की है। कांग्रेस से केवल 44 सांसद चुने गए थे साल 2014 में, और मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 282 सीट मिली थी, यानी कि ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। तो तमाम हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। चूंकि हमारे पास में समय कम है और बात बहुत ज्यादा है, काम करने के लिए, बात करने के लिए बात बहुत हैं, लेकिन अब हमसे जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत शुक्रिया। सीमा जी आपका बहुत शुक्रिया, और महेश जोशी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नितिन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर
काम करने का जितना स्थायित्व और काम करने की जितनी आज़ादी मोदी को मिली है वो बहुत ही कम प्रधानमंत्रियों को मिल पाई है। तो फिलहाल अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।